गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्न करेंगे डाटा पाइवोटिंग। डाटा पाइवोटिंग क्या होती है, पाइवोट टेबल कैसे बनते हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहले हम लोग डाटा पाइवोटिंग क्या होती है उसको भी समझेंगे। डाटा पाइवोटिंग का मीनिंग क्या होता है। डाटा पाइवोटिंग इज ए समराइजिंग टेक्निक टू रीअरेंज द कॉलम एंड रोज इन ए रिपोर्ट so as to view data from different perspectives. Data pivoting does two things. It summarizes the extensive data, it rotates or pivots the data by transforming rows into columns. तो डाटा पाइवटिंग बेटा क्या होती है कि जैसे हमारे पास बहुत बड़ा डाटा, हमें बिग डाटा मिला हो, जैसे जिसके अंदर हमारे मल्टीपल कॉलम्स हो और मल्टीपल रोज़ हो, मान लो 100, 200 या हज़ारों की फॉर्म में रोज़ हो उसके अंदर डाटा फ्रेम के अंदर। तो हम लोगों ने उस डाटे को एनालिसिस करना हो या समराइज़ करना हो तो हम लोग उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव वे से देख सकें। जैसे कि किसी कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर दें और रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करके उसको डाटा को अलग ढंग से देख पाएँ, उसके लिए हम लोग पाइवटिंग करते हैं। और पाइवटिंग में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक तो डाटा, जितना हमारा डाटा होता है बहुत बड़ा, उसकी हम लोग समराइज़ करते हैं, उसकी समरी तैयार करते हैं, और जो उसके रोज़ होते हैं या उनकी जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करने से हमारे जो है उसका पर्सपेक्टिव, उसको देखने का, डाटा को देखने का नज़रिया बदल जाता है। अब पाइथन के अंदर डाटा पाइवटिंग कैसे की जाती है। पाइथन के अंदर जो है डाटा पाइवटिंग करने के लिए हमारे पास दो मैप फंक्शन हैं। एक तो है हमारे पास पाइवट फंक्शन और एक है पाइवट टेबल फंक्शन। आज हम लोग सिर्फ पाइवट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पाइवट फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो ये है कि आपने सबसे पहले डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लेना है जो आपका डाटा फ्रेम बना है, उसके बाद डॉट पाइवट लिखना है। फिर आपने इसमें 3 कॉलम्स देने हैं, 3 पैरामीटर्स देने हैं। सबसे पहले आपने इंडेक्स बताना है। इंडेक्स के आगे आपने उस कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम को आप अपने जो है डाटा फ्रेम के अंदर एज ए रोज़ रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो पाइवटिंग मतलब है रोटेट करना। तो जो कॉलम आप अपने पूरे डाटा फ्रेम में से एज ए रो रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो आप इंडेक्स में बताओगे। फिर कॉलम्स के अंदर आप उन कॉलम के नाम बताओगे जिन कॉलम को आप एज ए कॉलम लेना चाहते हो। देखो, मान लो अगर आपके डाटा फ्रेम के अंदर 5 कॉलम है और उसके अंदर आपकी 100 रोज़ है उस 5 कॉलम के हिसाब से, लेकिन आपने समरी लेनी है, उसमें से किसी एक कॉलम को एज ए रो लेना है और उनमें से किसी पर्टिकुलर कॉलम को आपने सिर्फ एक बार दिखाना है और उसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी लेनी है वो आपने बतानी है। तो ये आप उसके हिसाब से आप उसको पर्सपेक्टिव को बदल सकते हो। तो कॉलम्स वाला जो पैरामीटर है, इसके आगे आपने उस कॉलम का नाम देना है जिस कॉलम की वैल्यूज़ को आप एज ए कॉलम नेम लेना चाहते हो, और इंडेक्स के अंदर आपने उस कॉलम का नाम देना है जिस कॉलम की वैल्यूज़ को आप एज ए रोज़ लेना चाहते हो, और कॉलम्स नाम के पैरामीटर के अंदर उस कॉलम का नाम देना है जिस कॉलम की वैल्यूज़ को आप एज ए कॉलम हेडिंग लेना चाहते हो। मेरी बात समझ लगी कि कॉलम का नाम का मतलब है उस कॉलम नेम के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी रो की हेडिंग बन जाएंगी, और कॉलम नेम के कॉलम्स के आगे जो कॉलम नेम लिखेंगे उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके डाटा फ्रेम के कॉलम के हेडिंग बन जाएंगी उन वैल्यूज़ को। और आगे वैल्यूज़ है कि उसके अंदर वैल्यू किस कॉलम से उठानी है। ये अभी हम लोग करके देखेंगे तो आपको ज़रा समझ आ जाएगा। इस के साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो पाइवटिंग है वो बहुत बड़े डाटा फ्रेम के ऊपर की जाती है जिससे हम लोग को उसका पर्सपेक्टिव बदल सकें, देख सकें कि वो किसी दूसरी तरह से कैसे हमें समराइज़ करके डाटा दे सकता है। तो इसके लिए हमें बहुत बड़ा डाटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारी कमांड टाइप करनी पड़ेगी, क्योंकि डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, रोज़ बनाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारे पास एक पांडास प्रोवाइड करता है एक फंक्शन रीड CSV फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आपके पास कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फ़ाइल हो तो आप उसको रीड करवा के और उसका डाटा फ्रेम बनवा सकते हो, कि अगर आपके पास फ़ाइल पड़ी हो तो वो कोमा सेपरेटेड फाइल्स को हम लोग रीड करवा के अपना डाटा फ्रेम क्रिएट कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें जो है जो डिक्शनरी बना के जो डाटा फ्रेम बनाना है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फ़ाइल कैसे बनाएंगे। वो मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा और उसे सेव करेंगे। फिर उसको हम लोग डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, पहले डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, फिर पांडास, फिर रीड CSV
और उसके अंदर आप यहाँ पे उस CSV फाइल का नाम दे देना। तो उस CSV फाइल में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितनी भी रोज़ कॉलम बने होंगे, उनको वो क्या करेगा, हमारे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले चलो हम CSV फाइल बनाते हैं। CSV फाइल बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी एक्सेल स्टार्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल के अंदर ये शुरू में कॉलम बना दिया, टेस्ट, नेम, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, और इसके अंदर ये वैल्यूज़ डाल दी हैं। टेस्ट T1, T2, T3, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ये किसका है? ये राम का है। और राम के इंग्लिश में टेस्ट 1 में मार्क्स कितना है, हिंदी में मार्क्स कितने हैं, साइंस के में मार्क्स कितने हैं। T2 है, टेस्ट 2 है, राम का ही है ये भी, इंग्लिश हिंदी में मार्क्स कितने हैं। T3 जो है ये भी राम का ही है, ये टेस्ट 3 है, इसमें उसके कितने मार्क्स हैं। फिर ये 3 रोज़ हैं शाम की हैं, जिसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2 के अंदर उसके डिफरेंस सेट में क्या मार्क्स आए। फिर जो उसके बाद ये 3 रोज़ सीता की हैं, जिसके अंदर उसके कितने मार्क्स आए। अब ये मैंने एक्सेल में टाइप करा है, तो लेकिन ये CSV फाइल कैसे बनेगी? आपने करना क्या है, आपने जाना है फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाके जैसे आप फाइल पे क्लिक करोगे, मैंने जैसे यहाँ क्लिक कर दिया, तो फाइल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सेव एज कमांड पे क्लिक करोगे, और सेव एज कमांड पे जाके आप यहाँ फाइल का नाम दोगे। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया डाटा नाम फाइल, ये मेरी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपके यहाँ पे लिखा आ रहा होगा ऐसे, एक्सेल वर्कबुक लिखा आ रहा होगा। अगर तो यहाँ एक्सेल वर्कबुक लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपकी फ़ाइल जो है एक्सेल की फ़ाइल बन जाएगी। आपने करना क्या है कि सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक की जगह पे यहाँ पे CSV होगा। देखो CSV है, एक तो मैकनिटोश दिया हुआ है, मैकनिटोश होता है जो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के कंप्यूटर्स उन पे काम करता है, और CSV MS DOS। ये CSV MS DOS आपने इसकी टाइप कर देनी है। तो मैंने यहाँ CSV MS DOS कर दी। अब क्या है, मैंने डाटा टाइप किया एक्सेल के अंदर, लेकिन जो मेरी फाइल स्टोर होगी वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगी, वो CSV फॉर्मेट में स्टोर होगी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फॉर्मेट में स्टोर होगी। जैसे मैंने सेव दबाया तो यहाँ उसने बोला कि ये ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, मैंने यस कर दिया। जब आप सेव करोगे तो आप जो ऑलरेडी वाला मैसेज नहीं आएगा, फिर आपको ये मैसेज आया कि कंटेन नॉट कंपैटिबल, समथिंग इज फॉर्मेट, डू यू वांट टू कीप इट, यस आप बोलो मैंने कीप करना है। अब ये आपकी CSV फाइल बन गई है, ठीक है। जब आप सेव करोगे तो आपको वो रिप्लेस वाली मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे रिप्लेस वाला मैसेज इसलिए आया कि मैंने ये फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। अब देखो इतना बड़ा डाटा, अभी इसमें मैंने सिर्फ 9 रोज़ ली। अगर मान लो यहाँ पे ये 3 स्टूडेंट का डाटा है, अगर मान लो ये 50 स्टूडेंट का होता तो ये 150 रोज़ हो जानी थी। तो 150 रोज़ होती तो फिर हमारे पास तो इसको देखने का तरीका ही पाइवटिंग करने के अलावा हम इसकी समरी नहीं बना सकते थे, इसलिए पाइवट हमें दिया गया है। चलो हम पाइवटिंग करके देखते हैं। देखिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट पांडाज एज PD लिखा, उसके बाद मैंने लिखा DF इज इक्वल टू PD.read CSV। रीड CSV लिखने से क्या लिखा हुआ, रीड अंडरस्कोर CSV। उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने D ड्राइव में पड़ी थी ये फाइल, D ड्राइव के अंदर data.csv, और मैंने इसको रीड करवा दिया। और रीड करवाने के बाद मैंने यहाँ DF प्रिंट कराया, तो ये इस CSV फाइल का हमारा ये डाटा फ्रेम बन गया। ऐसे रन करता हूँ, देखिए वो जो हमने CSV फाइल बनाई थी उससे हमारा ये DF नाम का डाटा फ्रेम बन गया, जिसके अंदर हमारी ये सारी आगे कॉलम, टेस्ट आ गया, नेम आ गया, इंग्लिश, हिंदी, मार्क्स, साइंस आ गए, और ये इसके रोल इंडेक्स आ गए। तो ये अभी हमने एक डाटा लिया है जो एक्सटेंसिव डाटा है, जिसमें 9 रोज़ और 5 कॉलम है। ये बड़ा भी हो सकता था, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा छोटा लिया है, ठीक है। अब हम इसकी पाइवटिंग कैसे करेंगे? पाइवटिंग करने के लिए जैसे मैंने बताया कि पाइवट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पाइवटिंग करते समय मैंने यहाँ लिखा कि df.pivot इंडेक्स इसको बनाओ टेस्ट कॉलम को, कि जब आप इस डाटा फ्रेम को क्या बनाओगे, टेस्ट कॉलम जो है उसकी वो इंडेक्सिंग बना दो। टेस्ट कॉलम में कितनी वैल्यूज है, T1 है, T2, T3 है, तो ये रिपीट और ये बार बार है ना। तो ये क्या है, हमारे टेस्ट कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमारी रोज़ के हेडिंग बन जाएंगे। फिर कॉलम्स मैंने लिखा नेम, तो मैंने बोला है कि कॉलम जो इस पाइवट टेबल के बनेंगे उसमें जो हेडिंग है, नेम कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू है, राम, श्याम, सीता, ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमारे इसमें टेबल के जो कॉलम बनेंगे उन कॉलम का नाम होगा राम, श्याम और सीता। उसके बाद वैल्यूज़, उसमें वैल्यूज़ कौन सी दिखाई हैं, उसमें मेरे को उनकी जो है इंग्लिश के मार्क्स दिखाने हैं। चलो मैं अब इसको रन करता हूँ, फिर आप देखिए क्या आउटपुट आती है। देखिए ये हमें आउटपुट आई पहली पाइवट करके। मैंने बताया कि नेम इधर आ गया राम, श्याम, सीता, और टेस्ट आ गया टेस्ट 1, टेस्ट 2, ये उसके रोज़ के हेडिंग आ गए, और कॉलम के हेडिंग के आगे राम, श्याम, सीता। देखो जो मैंने कॉलम में नेम लिखा था उसकी उस कॉलम नेम कॉलम की वैल्यूज़ जो है एज ए हेडिंग बन गई, और टेस्ट कॉलम की वैल्यूज़ एज ए रोज़ की हेडिंग बन गई। और यहाँ ये क्या दिखा रहा है, ये जो नंबर है ये वैल्यूज़ हैं किस कॉलम से लिया, इंग्लिश में से।
देखिए इंग्लिश में से राम के 55 थे टेस्ट 1 में, और टेस्ट 2 में 65 थे, और टेस्ट 3 में 75 थे। तो ये देखिए ये राम है कॉलम, इसके अंदर उसकी वैल्यूज आ रही है। टेस्ट 1 में 55, टेस्ट 2 में 65 और टेस्ट 3 में 75। फिर ये शाम कॉलम है, शाम कॉलम के इंग्लिश के मार्क्स की वैल्यूज आ रही है। फिर सीता कॉलम के अंदर सीता की जो है इंग्लिश के मार्क्स की वैल्यूज आ रही है। देखो इतना बड़ा डाटा हमने किस पर्सपेक्टिव से उसको पाइवट कर दिया, हमने उसके दूसरे पर्सपेक्टिव देखा कि हमने वो देखा कि राम शाम का टेस्ट 1 टेस्ट 2 के इंग्लिश के अंदर मार्क्स कितने हैं। तो इस तरह से ये समराइज भी हो गया और हमने इसको पाइवटिंग भी कर दी। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हम रो का नाम बता देते हैं, इंडेक्स का मतलब किस कॉलम की वैल्यू आपने एज इंडेक्स लेनी है और किस कॉलम की वैल्यू एज ए आपने जो है कॉलम हेडिंग लेनी है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू जो आएंगी वो नहीं बताते। वैल्यूज़ वाला कॉलम हम जैसे यहाँ इक्वल टू इंग्लिश लिखा था वो हम लोग मिस कर देते हैं। तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, जितने भी बाकी कॉलम्स बचे हैं उनकी वैल्यूज़ के साथ इसकी पाइवटिंग कर देगा। देखिए मैं अब आउटपुट देखिए देखिए अब सबसे पहले उसने क्या किया, ये वैसे ही रोज़ के क्या हेडिंग बनाई उसने, T1 T2 T3 जैसे मैंने रोज़ में लिखा था, और कॉलम के हेडिंग क्या बनाए, राम शाम सीता, जो कॉलम के अंदर मैंने नेम लिखा था। अब ये पहला इंग्लिश बना दिया उसने, इंग्लिश के मार्क्स दिखा रहा है, दूसरे में हिंदी के मार्क्स दिखा रहा है, तीसरे में साइंस के मार्क्स दिखा रहा है। समझ लगी? तो इस तरह से अगर आप कॉलम्स के नाम नहीं दोगे तो वो सारे के सारे कॉलम दे देगा। ठीक है, कॉलम के नाम सॉरी, अगर आप वैल्यूज़ वाला जो है पैरामीटर नहीं बताओगे और उसमें किस कॉलम की वैल्यूज़ को एज ए वैल्यूज़ दिखाना है वो नहीं बताओगे तो वो सारे कॉलम को एज ए वैल्यूज़ ले लेगा जो बाकी बचे होंगे इंडेक्स और कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसकी को मैं कॉपी कर देता हूं और मैं यहाँ सेव करता हूं और मैं यहाँ पे वैल्यूज़ के आगे लिख देता हूँ वैल्यूज़, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ कि इंग्लिश, उसके बाद कॉमा, और एक मैं ले लेता हूँ साइंस। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। ऐसे करते हैं कि ये देखिए रन किया। अब देखिए अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज़ के लिए 2 कॉलम बता दिए हैं, तो आपको ये उसने वो इंग्लिश और साइंस दिए हैं। तो हमने क्या समझा कि अगर तो आप वैल्यूज़ में 1 कॉलम बताओगे तो ये उसी कॉलम की वैल्यूज़ आपको उसमें दिखाएगा, और अगर आप वैल्यूज़ में जो पाइवट फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ वाला पैरामीटर मिस ही कर दोगे तो वो सारे कॉलम जो बचे होंगे इंडेक्स और कॉलम के अलावा उनको एज ए वैल्यूज़ दिखा देगा। और अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक कॉलम एक से ज़्यादा आए तो आपको उसको लिस्ट बना के देना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ दिया है। होप यू अंडरस्टैंड। इसकी अभी पाइवटिंग एक बार और करके देखते हैं। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसमें मैंने क्या किया कि मैंने कहा जी मेरे को जो नेम है वो एज ए रो हेडिंग चाहिए और कॉलम में मेरे को टेस्ट 1 टेस्ट 2 लिखाना चाहिए। कॉलम के जो हेडिंग है वो टेस्ट 1 टेस्ट 2 और उसमें वैल्यूज़ का चाहिए, इंग्लिश की चाहिए। अगर हम इस तरह से पाइवटिंग करते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से तो फिर देखिए हमें आउटपुट कैसे नज़र आती है कि ये टेस्ट 1 जो है आपके कॉलम हेडिंग बने T1 T2 T3 और रो के हेडिंग का बने राम शाम सीता, और इसमें क्या बने थे, रो के हेडिंग T1 T2 और कॉलम के नाम बने थे राम शाम सीता। तो आपके ऊपर आप कैसे पाइवटिंग करना चाहते हो। देखो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिया तो इंग्लिश के ये मार्क्स आ गए हैं। तो राम के टेस्ट 1 में 55 है, टेस्ट 2 में 65 है, टेस्ट 3 में 75 है। इस तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे भी वही करूँ कि कॉलम्स के नाम ना बताऊँ तो फिर हमें क्या देगा आउटपुट। देखिए तो वैल्यूज़ अगर मैंने यहाँ नहीं बताई हैं तो उसने सारे बाकी बचे कॉलम की वैल्यूज़ उठा ली, लेकिन पर्सपेक्टिव दूसरा। यहाँ पे रो राम की रो पूरी बन के आ रही है, शाम की रो बन के आ रही है, T1 T2 ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग अपनी पाइवटिंग कर सकते हैं। तो जो पाइवटिंग क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा था डाटा पाइवटिंग, समराइज टेक्निक टू रीअरेंज द कॉलम्स एंड रोज इन ए रिपोर्ट सो एज टू व्यू द डाटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखा मैंने आपको, ये हमने पूरे जो इतना बड़ा डाटा फ्रेम था उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने पाइवटिंग करके देखा। ये क्या क्या काम कर रहा है, इट समराइज एक्सटेंसिव डाटा, समराइज तो कर ही रहा है, एंड रोटेट और पाइवट द ट्रांसफॉर्मिंग रोज इनटू कॉलम, जो रोज होती हैं उनको कॉलम्स में बदल देता है। यही हमने किया। इतना बड़ा डाटा फ्रेम था, पहले हम लोगों ने रोज़ के अंदर टेस्ट लेके और कॉलम के अंदर जो है स्टूडेंट्स के नाम को एज ए हेडिंग लेके पर्सपेक्टिव देखा कि इस तरह से देखा कि हमें कैसे नज़र आएगा। ठीक है, फिर दूसरे में हमने रो के अंदर स्टूडेंट्स के नाम को ले लिया
और कॉलम हेडिंग की हमने टेस्ट 1 टेस्ट 2 की तरफ देखा तो हमें कैसा नज़र आएगा. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.